नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 11। सुलोचना मन ही मन सोचने लगी, मेरे लिए भला क्या खरीदूं। अब मोहन के लिए कुछ ले लेती हूँ, बिट्टू के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। हाँ, केवल बिट्टू के लिए ही क्यों, बिट्टू के माँ और दादी जी के लिए साड़ी क्यों ना खरीदे। सोचते हुए सुलोचना बिट्टू के लिए कुछ खिलौने और बिट्टू के माँ और दादी जी के लिए एक साड़ी खरीद ली। बिट्टू के लिए एक बांसुरी भी खरीदी। ऐसे में विदिशा पूछने लगी, अरे दीदी, अब तक तो कभी तुमने इस तरह के कुछ भी नहीं खरीदे, लेकिन आज यह सब किसके लिए। सुलोचना उचित जवाब दिए बगैर बात को टालते लते हुए कहती है, बस अब मन किया तो ले ली, कोई ऐसे मिल गई तो उन्हें देंगे। 2-3 दिन और बीत गई कि सुलोचना मन ही मन गिनती करने लगी, यहाँ पर 7 से 8 दिन तो हो गई है, शायद और 7 से 8 दिन यहाँ पर रह पाऊंगी, परंतु उसके बाद कहाँ जाएंगे क्या पता। अगर कहीं नए जगह पर कोई मेला लग गई तो ठीक है, नहीं तो अपने डेरे पर वापस चलने होंगे। कोई तो अपने घर में चले जाएंगे, परंतु मेरा तो घर परिवार सभी कुछ यही है। ऐसे में नाटक चले या ना चले क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो हमेशा मंडली के साथ ही रहना होगा। मौसी ठीक ही कह रही थी, दिन में सपना देखने से भला क्या फायदा। हम लोग इस मंडली को छोड़कर कहाँ जाएंगे। इससे जुड़ जाना तो आसान होती है, परंतु मंडली को छोड़कर बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, और छोड़कर जाए भी तो कहाँ जाए। मेरे तो घर परिवार माता पिता भाई बहन सब के सब इन नाटक मंडली के परिवार में ही हैं। ऐसे में मैं भला इन सबको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। इन सारे भावनाओं के बीच सुलोचना के समय काटने लगी। मोहन बगैर किसी से कहे एक रोज अपने घर को चला गया। सोचा कि बड़े दिन हो गए कि घर पर नहीं गया, माँ जी भी चिंता कर रही होगी। अपने पास बहुत से पैसा इकट्ठा हो गई है, इसे माँ जी को देकर आऊंगा। साथ में अगर मेले से कुछ सामान वगैरह खरीदना होगा वह भी माँ जी से पूछ कर आऊंगा, ताकि मेला खत्म होने से पहले खरीद लेंगे। ऐसे में घर में जाने से पहले क्यों ना माँ जी और भाभी जी के लिए एक साड़ी और बिट्टू के लिए खिलौने भी ले लिया जाए। इस तरह से तैयार होकर मोहन अपने घर में चला गया। अपने पास में रखे सारे पैसा माँ जी को दे दिया। जानकी भाभी जी अपने साड़ी को देखकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में कहने लगी, अरे देवर जी, मेरे लिए तो साड़ी लेकर आ गए, मगर मेरी देवरानी जी के लिए क्या खरीदा। जवाब में मोहन कहता है, भाभी जी आप कैसी बातें कर रही है, आपकी देवरानी जब आएगी तब देख लूंगा। ऐसे में अग्रिम खरीद लेना ठीक नहीं होगा ना, और मेला तो कहीं ना कहीं पर लगती ही रहेगी। तभी मजाकिया लहजे में भाभी जी कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि मेला खत्म होने पर ही आप आएंगे। जवाब में मोहन कहता है, मेरा विचार भी यही था, मगर वहाँ पर आमदनी भी अच्छी रही तो इतने सारे पैसे अपने पास रखना उचित नहीं होगा। मेले की बात है, कब कोई हाथ साफ कर ले कहना मुश्किल है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिल लूं और सारे पैसे भी माँ जी को देकर जाऊं। कुछ देर घर में रहने के पश्चात मोहन फिर से मेले की ओर चलने लगा तो माँ भवानी देवी कहने लगी, बेटा आज की रात तो रुक जाता, कल सुबह को चले जाना। अपने माँ जी की बातों को मोहन नजरअंदाज ना कर सका और रात को अपने घर में ही रह गया। तभी बातों बातों में माँ भवानी देवी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा एक बात तुझे कहनी थी। मोहन अपने माँ जी की बातों को समर्थन करते हुए कहता है, हाँ कहो ना। तभी भावनाओं में आकर माँ भवानी देवी कहने लगी, बेटा मुझे कुछ शंका हो रही है, मंडली के किसी लड़की से तेरा कोई संबंध तो नहीं बनती जा रही है। मोहन अपने माँ जी के शंका के निवारण हेतु कुछ कहे बिना चुपचाप रहा और मन ही मन कहता रहा, अब तुम्हें क्या बताऊं माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गई है, वह भी मुझे प्यार करती है, परंतु मुझे इतना साहस नहीं हो रही है कि तुम्हें बताऊं। ना जाने तुम्हें इस बात को जानकर अच्छा लगेगी या नहीं। अपने बेटे को चुपचाप रहते हुए देखकर माँ भवानी देवी फिर से कहने लगी, बेटा
तेरे इस तरह के चुपचाप रहने से मेरी सारे प्रश्न का जवाब मिल गई है। तुझे अगर किसी लड़की से प्यार हो गई है तो अच्छी बात है, इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है, मगर किसी ऐसी लड़की से जिसके केवल एक ही परिचय है कि नाचने गाने वाली है, ऐसी लड़की से तेरा प्यार हो जाए, इस बात को केवल मैं ही नहीं हमारा समाज भी मान्यता नहीं देगी। ऐसा प्यार स्वाभाविक नहीं होते, अस्वाभाविक होती है, और अस्वाभाविक प्रेम स्थायी नहीं होती, क्योंकि सजने संवरने पर जब किसी को देखने में खूबसूरत लगे और उनके खूबसूरती पर मर मिटने वाले भी बहुत से होते हैं। इस अवस्था में सभी लोग उन्हें बाहबाही करते हैं तथा उन्हें व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बाहबाही लूटने लुटाने वाले जिस तरह से लोगों के मनोरंजन करते हैं, वह लोग कभी अपनी दुनिया नहीं बसा पाते। उनका मन हमेशा उन्हें नाटक के मंच पर खींचकर ले जाती है। अपना घर वालों के मनोरंजन की परवाह उन्हें नहीं होती है। लोगों के बाहबाही लूटने की होड़ में यह लोग हमेशा मंच की ओर खींचे चले जाते हैं। अपना घर बसाने हेतु जो मानसिकता और भावनाओं की जरूरत होती है, उनकी कमी उनमें हमेशा रहती है। इसीलिए तो कहावत है कि जो दूसरों की मनोरंजन करवाते हैं, अपने घर के लोगों के मनोरंजन नहीं करवा पाते, उन्हें चमकती हुई दुनिया बार बार अपनी ओर खींचती है और उस चमकती हुई दुनिया से वह कभी बाहर नहीं निकाल पाती। मोहन अपने माँ जी की बातें बड़े ही तन मन से सुनता रहा, परंतु किसी तरह के जवाब दिए बगैर चुपचाप रहा। माँ भवानी देवी फिर से कहने लगी, बेटा, हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु खानदानी है। गांव में तथा समाज में हमारी पहचान है, रिश्तेदारों में हमारी पहचान है। हमें हमारी हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छे लड़कियां मिल जाएगी, जो घर परिवार को संभाल सकती है, पढ़ी लिखी चाहे जो भी हो, परंतु घर परिवार को संभालकर सभी को एक ही धागा में पिरोए रखने की जो कला होती है वह होनी चाहिए, नहीं तो जीवन नर्क बन जाती है। संसार में पति पत्नी के बीच समन्वय तथा सभी लोगों के बीच में समन्वय कायम रखना एक आदर्श स्त्री का काम तथा कर्तव्य होती है, मगर इन लड़कियों में ऐसा गुण नहीं होती, क्योंकि उनका एक अलग ही माहौल तथा अलग ही दुनिया होती है, जहां घर परिवार के कोई रीति रिवाज तथा नियम कानून लागू नहीं होते। परिवारवाद की पाठ वहां पर किसी को सिखाए नहीं जाते हैं, जैसे कि परिवार में हम लोग सिखाते हैं। उन्हें तो केवल वही पाठ पढ़ाया जाता है जो नाटकों के पुस्तक में लिखी होती है, और उन्हें किस तरह से मंचन किया जाए वही बातें सिखाए जाते हैं। फिर किस तरह से नाचने पर, किस तरह से गाने पर लोग खूब बाहबाही करेंगे वही सिखाए जाते हैं। और उस समाज से ना तो कोई बाहर आना चाहता है, ना तो उन्हें कोई बाहर आने देता है। उनके साथ बालों के ही मेल खाती है, हमारा तुम्हारा नहीं। मेरी सलाह है कि उन लोगों से सदा दूर रहा कर, ताकि ऐसा ना हो कि कल को तेरे साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो। रात को सोए हुए बार बार मोहन को अपने माँ जी के कहे हुए बातें याद आता रहा। बार बार मन ही मन वह माँ जी के कहे बातों को दोहराते रहा। वहीं बार बार सुलोचना के चेहरा उसके सामने उभर कर आने लगी। उसके साथ गुजरे पलों को बार बार याद करता रहा और अपने ही मन में जिज्ञासा करता रहा, क्या सचमुच सुलोचना मेरे साथ वैसे ही करेगी? वह मेरे साथ कहीं प्यार की नाटक तो नहीं कर रही है? क्या वह भी सचमुच पूरी जीवन भर इसी तरह से लोगों के मनोरंजन करती रहेगी? क्या सचमुच वह कभी घर नहीं बसाएगी? क्या यह सब एक सपना ही रह जाएगा? क्या सचमुच सुलोचना अपने वास्तविक जीवन से परे अलौकिक जीवन में ही विचरण करती रहेगी? अब तक मैं सुलोचना को लेकर इतनी दूर चल चुका हूँ कि उसे भूल पाना कठिन है। यह भी वास्तविक रूप से सत्य है कि वह एक नाटक मंडली में काम करती है और वही उसका परिवार है। उस परिवार में प्रेम की बंधन के रूप में कुछ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। सभी अभिनय करते हैं, सभी को अपने अपने अभिनय के बदले में पैसा मिलता है। यह भी क्या कम है? क्या सचमुच इन सबको त्याग कर सुलोचना मुझसे शादी करना चाहेगी? हमारे घर की बहू बनने को राजी होगी? आवेग भरी भावनाओं के बीच पूरी रात किसी भी तरह कट गया।
अगले दिन सुबह होते ही मोहन खाना खाकर नाव लेकर निकाल पड़ता है। मोहन के रवाना होते समय जानकी भाभी जी दूर खड़ी करुणा भरे नजरों से देखती रही और अपने हाथ उठाकर विदा करती रही, परंतु माँ भवानी देवी दूर घाट तक बेटे के पीछे पीछे आती रही और तरह तरह के बातें करती रही। मेला खत्म होने पर घर में लौटते समय क्या क्या सामान लाना होगा उसके विषय में अपने बेटे को कहने लगी। मोहन किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर नाव पर सवार हो गया। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।